दुनिया का पहला ऐसा मर्डर केस जहां एक भूत, एक आत्मा ने खुद मारे जाने के बाद अपने ही कातिल को सजा दिलवाने में मदद की। ये कोई फिक्शनल हॉरर फिल्म का सीन नहीं है। 1896 के ग्रीन ब्रायर, वेस्ट वर्जीनिया, यूएस की रियल स्टोरी है, जहां एक 23 साल की खूबसूरत लड़की हुआ करती थी। नाम एल्वा जोना हिस्टर, निकनेम जोना, जो अक्टूबर 1896 में अपनी फैमिली के साथ जब एक लोहार की शॉप पे विजिट करती है तो उसे वहां एक 35 साल का लंबा चौड़ा हैंडसम इंसान, एक लोहार, बेहद पसंद आ जाता है, जिसका नाम था एरेस्मस ट्रिबलिंग ट्राउट शू, निकनेम एडवर्ड। और बहुत ही छोटी सी रोमांटिक रिलेशनशिप रखने के बाद ही चंद दिनों में जोना एडवर्ड से शादी कर लेती है। हालांकि जोना की माँ मैरी जेन हीस्टर को ये रिश्ता कतई नहीं पसंद था। वो अपनी बेटी को समझाती थी कि मेरी गट फीलिंग कहती है कि ये आदमी ठीक नहीं है, समथिंग इज नॉट गुड अबाउट दिस मैन। मिस्टीरियस वाइब्स आती हैं। पर जोना को तो जोरदार अट्रैक्शन था एडवर्ड की तरफ, तो वो तो अपनी माँ की बातों को सरासर नजरअंदाज करती गई। नतीजा, शादी के सिर्फ 3-4 महीने बाद ही जोना की माँ को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। 23 जनवरी 1897 की सुबह एडवर्ड शू जहां लोहार का काम करता था, उसी जगह के पड़ोस में रहने वाली आंटी मार्था जोन्स को इंसिस्ट करता है कि वो काम की वजह से ना लंच पे आज अपने घर नहीं जा पाएगा। तो क्या वो उनके 11 साल के बेटे एंडी जोन्स को जोना के पास घर के कामों में हाथ बटाने के लिए भेज देंगी? शी सेड यस, ऑफ कोर्स। तो एंडी जोन्स जैसे ही एडवर्ड के घर पहुंचता है, मेन डोर को नॉक करता है और आगे से जोना का रिप्लाई ना आने पर वो सीधा घर के अंदर घुसा। और घुसते ही एंडी एकदम से शॉक और स्टिल हो गया। उसने देखा कि जोना घर के डाइनिंग रूम की सीढ़ियों पे बेजान पड़ी हुई थी, फेस ऊपर की तरफ, एक हाथ साइड में, दूसरा स्ट्रेच हो रखा, पैर आपस में जुड़े हुए और आंखें खुली हुई, जैसे कि जोना एंडी को घूर रही हो। एंडी पहली बार ऐसा खौफनाक दृश्य देख रहा था, बट ही वॉज क्वाइट श्योर कि वहां लेटी पड़ी जोना अब जिंदा नहीं थी और ऐसा लग रहा था जैसे मरने से पहले वो किसी गहरे शौक में थी। तो डरा हुआ बच्चा एंडी तुरंत अपनी माँ के पास घर भागा और वहां से एडवर्ड शू को भी इन्फॉर्म किया और एक लोकल फिजिशियन डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू नैप को बुलाया गया जोना को चेक करने के लिए। पर डॉक्टर 1 घंटा लेट पहुंचे और उनके पहुंचने से पहले ही एडवर्ड शू स्टेयर्स पर पड़ी अपनी वाइफ की बॉडी को उठाकर ऊपर वाले कमरे में ले जाता है, उसे नहलाता है और एक हाई नेक स्टिफ कॉलर वाली ड्रेस जोना की डेड बॉडी को पहनाकर उसका फेस कुछ इस तरह के कपड़े से कवर कर और गर्दन एक बड़े से स्कार्फ से ढककर दफनाने के लिए रेडी कर देता है। अब ये बात सबके लिए बहुत ही अनयूजुअल और संदेहजनक थी, क्योंकि जनरली उस समय के वेस्ट वर्जीनिया के गाँव में ये रीति थी कि सिर्फ औरतें ही मिलकर मृत बॉडी को नहलाकर तैयार कर सकती थी दफनाने से पहले, पर कोई मर्द हाथ नहीं लगा सकता था, भले ही वो खुद उसका पति ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ तो एडवर्ड शू, एक आदमी, एक पति ने खुद अपनी पत्नी जोना की डेड बॉडी को वॉश और ड्रेस किया। एनीवेज, जितने में डॉक्टर नैप जब एग्जामिन करने पहुंचे और कॉज ऑफ डेथ पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, तब शू पूरा टाइम जोना की बॉडी को अपने गोद में लिटाकर रोए जा रहा था और डॉक्टर को अच्छे से चेक नहीं करने दे रहा था। डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया कि जोना के राइट जबड़े के नीचे कुछ मार्क्स से पड़े दिख रहे थे और उसके चक्कर में उसका स्कार्फ साइड करने लगा तो एडवर्ड वायलेंटली और जोर जोर से रोने लगा। अब डॉक्टर को लगा कि एडवर्ड बहुत दुख में है, तो ज़्यादा जांच ना करते हुए इवेंचुअली डिक्लेयर कर दिया कि कॉज ऑफ डेथ वाज एवर लास्टिंग फेंट। ये टर्म उस जमाने में यूज़ किया जाता था फॉर पेशेंट हु कोलैप्सेस ड्यू टू हार्ट फेलियर और सम फॉर्म ऑफ स्ट्रोक। जब इस बात की खबर जोना की माँ मैरी जेन को लगी तो उनके मुंह से यही निकला कि उस शैतान ने मेरी बेटी को मार डाला। 24 जनवरी 1897 जोना की बॉडी को अपनी माँ मैरी जेन हीस्टर के घर ले जाया गया, जहाँ रिलेटिव्स, आस पड़ोस सब जब शोक मनाने के लिए पहुँचते हैं तो उस सेरेमनी में सबको शू का बिहेवियर बहुत ही अजीब सा लगा। वो 24/7 अपनी वाइफ जोना के ताबूत के पास ही बैठा रहा, कोई भी जोना की मृत बॉडी को देखने आए हिला ही नहीं। और लोगों ने ये भी नोटिस किया कि ताबूत के अंदर जोना के हेड, नेक वाले एरिया को एक पिल्लो और एक रोल्ड शीट, चादर से सपोर्ट किया हुआ था। और जब उसे पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उसने जवाब दिया ताकि जोना आराम से रेस्ट कर सके। और जिस स्कार्फ से जोना के नेक और हेड को कवर किया था उस पर भी क्वेश्चन उठाया कि ये हमारे रीति रिवाज में नहीं आता है।
तो उसका जवाब भी शू के पास रेडी था कि ये जोना का फेवरेट स्कार्फ था। ऊपर से 25 जनवरी 1897 जब दफनाने के लिए उस ताबूत को उठाया गया तो सब शोक मनाने वालों ने एक चीज़ और ऑब्जर्व करी कि जोना की नेक बहुत ढीली सी फील हो रही थी, इधर उधर हिल रही थी। दैट वाज स्ट्रेंज। और उसके ऊपर शू की ये सारी अजीब सी हरकतें और जवाब सबको कहीं ना कहीं खटक रहे थे और एक सवाल मन में ज़रूर आ रहा था, क्या जोना की सचमुच नेचुरल डेथ ही हुई थी? पर उस वक्त किसी ने भी इन बातों को उठाना ठीक नहीं समझा। अब जोना की माँ मैरी जेन जब दफनाने से पहले आखिरी बार अपनी बेटी जोना को देखने आती है तो ताबूत में से उस रोल्ड चादर को जो नेक के पास पड़ी थी उसे निकालकर अपने पास रख लेती है बेटी की निशानी के तौर पर। और ये चादर ही वो कड़ी होने वाली थी जो इस कहानी को एक ट्रू क्राइम स्टोरी से ऊपर उठाकर एक ट्रू सुपर नेचुरल घटना में तब्दील करने वाली थी। अब जैसे ही मैरी जेन अपने घर पहुंची तब उसे उस चादर में से अजीब सी स्मेल आ रही थी। तो उस साफ सुथरी वाइट चादर को वो धोने के लिए जैसे ही टब में डालती है तो उस चादर का रंग लाल हो जाता है। मैरी जेन फिर से उस चादर को अच्छे से धोकर सूखने के लिए दोबारा टांगती है काफ़ी दिनों के लिए, बट वो जो ब्राइट रेड धब्बे थे ना चादर पर वो वैसे के वैसे ही रहे। अब मैरी जेन पहले ही कन्विंस थी कि उसकी बेटी की हत्या हुई है और वो भी उसके दामाद के द्वारा। और चादर के खून जैसा गहरा लाल होने से मैरी का ये इमोशन कि मेरी बेटी का खून हुआ है और वो मुझसे बात करना चाह रही है और ज़्यादा पक्का हो गया। तो अपनी बेटी के गम में वो आने वाले 4 हफ्तों तक प्रेयर्स करती रही इस स्ट्रॉन्ग बिलीफ में कि उसकी बेटी जोना किसी तरह उसके पास वापस आएगी और अपनी मौत का राज बताएगी। और लिटरली मैरी जेन की प्रेयर्स कबूल होती है। फरवरी 1897 आधी रात को जब मैरी जेन सो रही थी तो अचानक से एक ब्राइट लाइट उसके बेड के साइड में चमकनी शुरू हो जाती है और पूरा रूम ठंडा पड़ जाता है। और वो ब्राइट लाइट में से इवेंचुअली जोना या यूं कहूँ कि जोना की आत्मा प्रकट होती है। 4 रातों तक लगातार वो ऐसे ही आधी रात को प्रकट होती रही और चौथे दिन फाइनली अपनी माँ को उसने अपने मौत की असली वजह बताई। मौत की शाम एडवर्ड शू घर वापस लौटा था और आते ही देखता है कि जोना ने उसके लिए डिनर में मीट नहीं बनाया है। बस इतने में ही शू का पारा हाई हुआ और तैश में आकर जोर से जोना का गला दबाया जिससे उसकी नेक टूट गई, जैसे कोई चीज़ अंदर से अलग हो गई हो और वो वहीं मर गई। अब इस बात का सबूत दिखाते हुए जोना की आत्मा ने मैरी को अपनी लूज नेक 180 डिग्री मोड़कर भी दिखाई और ये भी बताया कि कैसे शादी के कुछ दिनों बाद ही शू ने जोना को मारना पीटना शुरू कर दिया था। अब इन 4 रातों में मैरी जेन ये समझ चुकी थी कि उसकी बेटी के साथ ज्यादती हुई है, तो उसे इंसाफ दिलाने के चक्कर में सीधा भागते भागते वो ग्रीन ब्रायर के एक लोकल वकील जॉन एल्फ्रेड प्रेस्टन के पास जा पहुंचती है और ये 4 रातों वाला वाकया बयान करते हुए कहती है कि मेरी बेटी की आत्मा ने खुद मुझे विस्तार में बताया कि कैसे एडवर्ड शू ने उसकी हत्या की। जिसे सुनकर वकील जॉन प्रेस्टन भी पहले तो थोड़ा स्केप्टिकल हो गए कि कुछ भी मनगढ़ंत बोले जा रही है ये औरत। अब भले ही उनकी कहानी मनगढ़ंत ही क्यों ना लग रही हो, पर जिस डिटेलिंग और कन्विंसिंग वे में मैरी ने ये सारा वाकया बयान किया, गला दबाना, नेक का टूटना, स्टेयर्स के पास ये वाकया घटना, ऊपर से ये भी दावा किया कि डॉक्टर जॉर्ज नैप जिन्होंने जोना की बॉडी का एग्जामिनेशन किया था उन्हें भी कुछ तो गड़बड़ लग रही थी अराउंड नेक एरिया और शू ने अच्छे से जांच भी नहीं करने दी थी। तो मैरी और वकील जॉन अब दोनों जॉन डॉक्टर नैप के पास पहुंचे तो उन्होंने भी इस बात की सहमति जताई। ऊपर से फ्यूनरल में आए लोगों ने भी संदेह जताया था, रिमेंबर। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए वकील जॉन वॉज कन्विंस्ड कि इस केस को दोबारा खोला जाना चाहिए और जोना की डेड बॉडी को दोबारा कब्र से निकाल कर उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। बट एडवर्ड शू तो बार बार इसके खिलाफ बोले जा रहा था कि आप ऐसे कैसे मेरी पत्नी की कब्र को दोबारा खोल सकते हैं।
बट थैंकफुली कानून की इजाज़त से 22 फरवरी 1897 दफनाने के ऑलमोस्ट एक महीने बाद जोना की कब्र को वापस सोल चैपल मेथोडिस्ट कब्रिस्तान से खोदकर उसकी बॉडी को बाहर निकाला गया और नज़दीकी में एक स्कूल निकल स्कूल हाउस के एक रूम में ले जाकर बॉडी का पोस्टमार्टम शुरू किया गया, जहां 3 डॉक्टर्स इंक्लूडिंग डॉक्टर नैप, 5 ज्यूरी मेंबर्स, उनके ऑफिसर्स एंड एडवर्ड शू को भी वहां खड़ा किया गया, जो पहले आने से डिनाई कर रहा था। डॉक्टर्स ने करीब 3 घंटे तक लगातार लालटेन की रोशनी में जांच करके निष्कर्ष निकाला कि यस इंडीड जोना की नेक टूटी हुई है, विंड पाइप मैश्ड, नेक पर फिंगर्स के मार्क्स और गर्दन पहले और दूसरे मन के वर्टेब्रे से डिसलोकेट हुई थी। तो जोना की मौत गला दबाने से हुई थी, ना कि किसी हार्ट फेलियर से। और इतना सुनते ही वहां की पुलिस ने एडवर्ड शू को अपनी पत्नी जोना के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया और सीधा भेज दिया स्मॉल स्टोन ल्यूइसबर्ग जेल ट्रायल स्टार्ट होने तक। अब मैरी जेन इसमें सबसे ज़्यादा खुश हुई क्योंकि जोना की आत्मा ने जो जो डिटेल्स बताई थी ऑलमोस्ट वैसे ही तरीके से मौत हुई। तब पूरे इलाके में इस केस को लेकर सनसनी फैल गई और इस केस को लोगों ने नाम दिया द ग्रीन ब्रायर घोस्ट, क्योंकि एक भूत की कहानी से ही ट्रायल शुरू हुआ जो अदरवाइज शायद कब्र के अंदर ऑलमोस्ट दब चुका था। अब जब तक ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ था, एडवर्ड शू का पास्ट, उसकी सारी काली करतूतें बाहर आनी शुरू हुई। पता चला कि जोना से पहले उसकी 2 और शादियां हो चुकी थी, जिसमें पहली बीवी एली एस्टलिन कटलिप ने तो उसको डाइवोर्स दे दिया था। वजह वो अपनी बीवी को अब्यूज करता था, बहुत मारता था और इसी दौरान वो चोरी के इल्जाम में 2 साल जेल भी गया। और दूसरी बीवी लूसी एंड्रिट, जिसे अभी 1894 में ही शादी हुई थी, शादी के 1 साल के अंदर अंदर ही उसकी मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई। अब स्पेकुलेटिवली कुछ लोगों का कहना है कि लूसी के सिर पर एडवर्ड ने छत से कुछ ऑब्जेक्ट गिराया जिससे उसकी मौत हो गई, या बर्फ पे पैर फिसलने से गिरी और नीचे पड़े पत्थर से सिर फट गया, या फिर एडवर्ड ने खुद उसे जहर देकर मार डाला। पर इनमें से कुछ भी प्रूवन नहीं है, सब स्पेकुलेशंस ही हैं। वहीं जेल में बैठा एडवर्ड शू मीडिया को कॉन्फिडेंटली विदाउट एनी पछतावा स्टेटमेंट देता है कि मुझे तो अभी 7 शादियां करनी है, ये तो सिर्फ तीसरी थी, सबूत कुछ है नहीं मेरे खिलाफ, मैं तो छूट ही जाऊंगा। 22 जून 1897 को ग्रीन ब्रायर काउंटी कोर्ट हाउस में एडवर्ड शू पर मर्डर ट्रायल शुरू हुआ, जिसमें एडवर्ड शू और उसका डिफेंस लॉयर लगातार एडवर्ड शू को नॉट गिल्टी प्रूव करता रहा एंड मैरी जेन को एज अ विटनेस पागल घोषित करने में लगा रहा कि ये जो जोना की आत्मा ने उसे ये सब बताया है ना, ये सब मन घड़त है। पर वकील जॉन प्रेस्टन तो अपना केस कॉन्क्रीट सबूतों और मेडिकल टेस्टिमनी ओनली फैक्ट्स के दम पर ही पुख्ता कर चुके थे। उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी भूत वाली कहानी का जिक्र कोर्ट में नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि कोर्ट इसे बचकाना बोलेगी और एक नॉन ह्यूमन, एक भूत की गवाही कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। जब डिफेंस बार बार पूछती रही मैरी जेन से कि ये सिर्फ एक सपना था ना, तो मैरी जेन तो अपनी बातों पर अड़ी रही और वो जो 4 रातों की आप बीती है उसकी बेटी जोना की आत्मा के साथ, वो सब कोर्ट में बयान किया। एंड फाइनली 11 जुलाई 1897 1 घंटे 10 मिनट की शॉर्ट हियरिंग के बाद कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट सुनाया, जिसमें एडवर्ड शू को अपनी पत्नी जोना हीस्टर के मर्डर के इल्जाम में गिल्टी ठहराकर उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि डेथ पनिशमेंट के ज़्यादा चांसेस थे, पर 12 में से 2 जूरी मेंबर्स की सहमति नहीं थी, तो उम्र कैद तक ही ठीक समझा। एंड सिर्फ मेडिकल एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेस पर ही ये वर्डिक्ट दिया गया, ना कि मैरी जेन की भूत वाली स्टोरी सुन के। बट इस बात को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि अगर मैरी जेन भूत वाली बात लेकर जॉन प्रेस्टन के पास ना जाती तो ये जांच दोबारा शुरू ही ना होती। इसी दौरान कुछ लोकल लोगों ने गुट बनाकर एडवर्ड शू को जेल से निकालकर खुद फांसी देने की कोशिश भी की, पर पुलिस प्रशासन के द्वारा उसे बचा लिया गया। और जस्ट 3 साल के अंदर 13 मार्च 1900 को ही अननोन महामारी के चलते एडवर्ड शू की डेथ हो जाती है और आखिरी समय में उसे अननोन कब्रिस्तान में बिना किसी सगे संबंधी के अनजान लोगों ने दफना दिया। और ये केस द ग्रीन ब्रायर घोस्ट के नाम से ऑल ओवर वर्ल्ड अमर हो गया एज द फर्स्ट एंड ओनली केस जहां एक आत्मा ने इनडायरेक्टली ही सही अपने कातिल को सजा दिलवाने में मदद की।
इस कहानी को अमर और जिंदा रखने के लिए वेस्ट वर्जीनिया स्टेट हाईवे US 60 स्मूट नाम के एरिया में ग्रीन ब्रायर घोस्ट नाम से एक परमानेंट मार्कर भी बना हुआ है और उस पर ये सारी कहानी शॉर्ट में लिखी हुई है। आप चाहे तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं।